तक लिखा है पर अभी क्यों पढ़ाया डाउट आया पहले वो देखो हाँ बेटा देखा सब लोगों ने इनपुट का सिग्नल देखो फोटो कैसा छपा है इनपुट सिग्नल में आपकी बात हाँ कांस्टेंट वाला स्क्वायर इनपुट है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज करते हैं और स्क्वायर इनपुट है तो आउटपुट अपने को कैपेसिटर के क्रॉस देखना है तो भाई अल्टीमेटली आरसी सर्किट के लिए स्क्वायर फॉर्म है तो क्या हो गया वो एक तरह से डीसी हो गया ना बस डीसी अपनी डायरेक्शन क्या करेगा चेंज करता रहेगा पर कांस्टेंट यानी जब तक डीसी कांस्टेंट फ्लो होती रहेगी
तो आरसी सर्किट की क्या होगी, चार्जिंग होगी। आरसी सर्किट क्या होगी, पर जैसे ही वो अपने डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो फिर डिस्चार्जिंग होना शुरू कर देगा। यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कौन सा ग्राफ दिख रहा है देखो, अरे भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और क्यों डीसी वाला कर्व क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो इनपुट है वो कांस्टेंट करंट वाला है, अरे वैल्यू कांस्टेंट है ना, बस डायरेक्शन चेंज होती है बेटा, पर करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो यानी डीसी वाला ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा और एक्सपोनेंशियली डीके होगा। निचल में कोई दिक्कत, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। पेंगुइन अभी है एक क्वेश्चन, एसी सर्किट में एट एनी इंस्टेंट जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है, वो आपको किसके साथ, किसी के एलसीआर किसके साथ, वोल्टेज के साथ, उसके साथ क्या, विद रिस्पेक्ट टू जो उस इंस्टेंट की वोल्टेज है, हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में वैसे डायग्राम अपने किसके बीच में देखना, वोल्टेज करंट के बीच में। जैसे डीसी में डी सर्किट सेम करंट सीरीज क्या करंट जो होता है वो सेम डीसी में, जहाँ डीसी में करंट क्या होता है, वो सीरीज, तो वैसे ही एसी में जो सीरीज में सेम करंट हम लेते हैं तो वो एट एनी इंस्टेंट जो करंट होता है वो सेम फेज में नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है। अगर मान ले आर के साथ सी लगा हुआ है तो आर वाली में सेम फेज में होगी करंट, और सी वाले में 90 डिग्री से आगे हो जाएगी ना करंट। मतलब जो करंट होती है वो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग सर्किट तो एक ही ना, सर्किट एक ही सर्किट में तीनों पार्ट, अगर आर एंड सी तीनों सीरीज में है तो एक जगह 90 से आगे होगी, एक जगह 90 से पीछे होगी, और एक जगह सेम फेज में होगी। तो जो करंट की जो इसीलिए तो आरएमएस निकाली ना, आरएमएस रीड करता है ना, कभी रीड नहीं करता। फिर जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी वो सर्किट के अलग अलग पार्ट में अलग 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 नहीं, वैल्यू तो वही होगी ना बेटा, उसका फेज क्या है नहीं समझ में आया। आर एल और सी सीरीज में लगे हुए हैं, एट एनी इंस्टेंट जो करंट होगी तो वो पूछ रहा है तो उसका क्या होगा फेज, तो उसका फेज तो सब में अलग अलग होगा ना। तो एक बार डिसाइड कर ले, तो फेज पूछ रहा है कि वैल्यू पूछ रहा है। वैसे होता कि जैसे डीसी में सेम करंट होती है, सीरीज में जो क्या क्या सेम होगी, सेम फेज पे कि सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू है ना। तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी पर फेज वेरी करेगा। अब तो रिजल्ट को क्या बोल सकते वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू वैल्यू तो सेम रहेगी ना, वो विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल वो फेज चेंज रहेगा। सबकी कॉपी में एलसीआर सीरीज सर्किट लास्ट टॉपिक लिखा है, उसका ग्राफ बना के दिया है मैंने, आई ओमेगा ग्राफ, जेड ओमेगा ग्राफ बना है। चलिए तो उस आई ओमेगा ग्राफ से अब एक खेल और खेलेंगे उसमें। आई ओमेगा ग्राफ में एक छोटा सा खेल खेलेंगे, देखो
एवरेज पावर का हमने पहले समझ तो फिर इसका नामकरण करते हैं इस टॉपिक का। पहले समझ लो फिर नामकरण। बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई ऐसा पढ़ा ना। V naught by root 2 I naught by root 2 cos phi V naught I naught cos phi by 2 यानी एवरेज पावर मैक्सिमम पावर का हाफ जब होती है तब सर्किट की आरएमएस करंट I naught by root 2 होती है। तो ये I naught by root 2 हमारे ग्राफ में I naught से थोड़ा नीचे आएगी। तो ये सिचुएशन सर्किट में दो बार होती है। एक बार लोअर फ्रीक्वेंसी पे होती है जब सर्किट कैपेसिटिव था, और एक बार हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है जब सर्किट इंडक्टिव था। होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का एक बैंड तैयार हुआ, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एवरेज पावर रिमेन्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, इसलिए इस बैंड का नाम रख दिया गया हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। अगला हेडिंग दो, हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। मेरी छोटा टाइप खोल के लाया है। हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। वर्ड्स पे लिखो है सर कि करस्पॉन्डिंग बैंड इज कॉल्ड, डायग्राम में दिख रहा है, when the average power remains half of the maximum power then the band corresponding to this particular current is called half power angular frequency band। ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ में आया कोर में नहीं जोड़ बैक, बिकॉज शायद ये आपकी बोर्ड्स में होगा भी नहीं। बोर्ड्स में है, बुक्स तो लाते ही नहीं हुए। When the average power remains half of the maximum power, then the band corresponding to this particular current in I omega curve is called half power angular frequency band. When the average power remains half of the maximum power, then the band corresponding to this particular current in I omega curve is called half power angular frequency band. Is called half power angular frequency band. ड्रॉ कर दो डायग्राम। उधर हीट खत्म हो गया। मॉडल शुरू हो गया।
जैसे अपन ऐसे थ्योरी पार्ट अपना खत्म करेंगे, तो उसके बाद में क्लास में ही इस रेगुलर लेक्चर में ही आपका रिवर्स ऑर्डर में शुरू करूंगा हार्ड कोर कॉलम्स, एसी, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, ऐसे जाएंगे कुछ म्यूचुअल बैंक। इस रेगुलर लेक्चर में प्रॉब्लम्स वो असाइनमेंट पहले दे दूंगा आपको, और आप पहले आप ड्राई मारने का, फिर क्लास में उसका डिस्कशन एक लेक्चर में एक चैप्टर कैसे होगा? अब अगर तो इतनी कंजूसी कर रहा तो कम से कम 2 तो दे, तो लगेंगे नहीं 2 या ना? नहीं वो नहीं बोल रहा, तुम उसके बाद करेगा क्रैश कोर्स के। नहीं वैसे उसमें क्रैश कोर्स में तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और क्रैश कोर्स तक अपन निगरानी नहीं करेंगे, अपन तो अपना शुरू कर देंगे ना अपने घर। वाई टू वेट, अपना ट्रैक तो पूरा ले सकते हैं। आप चाहो तो उल्टा नहीं जाना हो तो सीधा भी आ सकते हैं, आप चाहो तो आ सकते हैं अपना शुरुआत से खाने वाले सीधे आते या फिर मैं उल्टा से बोल रहा था कि ये टॉपिक वो है जो तुम्हारी 12th में बोर्ड में थी, तो पहले ही इसके लिए आप मतलब थ्योरी तो पढ़ोगे ना घर पे, तो आपका 12th बोर्ड का थ्योरी भी तैयार हो जाएगा साथ। उल्टा बोलना होगा तो उल्टा भी कर सकते हैं, और वो फिर 12th के टॉपिक नहीं, कार्यावली वगैरह कहाँ है आपको? रे ऑप्टिक्स भी 12th नहीं नहीं पूरा मैं तो मैं सारे वो टॉपिक भी लूंगा जनरल बिटे में, पूरी इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट, एसी, ईएमआई, मैग्नेटिज्म मतलब एमईसी, करंट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रो, ऐसा करके खत्म करेंगे। चलो तो सर बन गया डायग्राम। अब इसमें फॉर अ गिवन एलसीआर सर्किट जब ये डायग्राम की बैंडविड्थ निकाली गई, दिस विड्थ इज कॉल्ड बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस, फॉर गिवन LCR circuit, the bandwidth obtained is उस सर्किट का L/R के रेशियो के बराबर बनती है। इट्स ए प्रैक्टिकल डाटा, बीटा इज इक्वल टू L/R ऑफ दैट पर्टिकुलर LCR सीरीज सर्किट। तो यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जिसको हम डिनोट कर रहे हैं बीटा से, इट इज इक्वल टू L/R ऑफ द गिवन सर्किट। तो इसका मतलब ये आधा पार्ट L/2R, ये आधा पार्ट भी L/2R। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1 इज L/2R, यानी ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट माइनस L/2R, यानी 1/√LC माइनस L/2R। तो इसका नाम रखा जाता है लोअर हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
सेम वे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा L/2R। तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC प्लस L/2R, and this is called upper half power angular frequency। तो लोअर हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीधे फॉलोइंग होते थे कभी कभी 4 ऑप्शन, लोअर हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों नोट कर दो। लोअर होगी when the circuit is capacitive, upper होगी when the circuit is inductive। फिर इसी में इसका एक पार्ट और बन जाता है भाई, अगर बिग वैल्यू में बढ़ाते जाऊं तो शार्पनेस ऑफ द कर्व बढ़ जाएगी, मोर शार्प होगा। आर पूरा 0 कर देते अगर नियरली निगेटिव तो फिर इंफिनिटी हो जाता है ग्राफ एलसी। पर अगर अदरवाइज अगर एलसीआर है, आर कुछ है, तो भी आई नॉट अगर बढ़ाते जाऊं तो 100% इसकी शार्पनेस कम होती जाएगी, शार्पनेस बढ़ती जाएगी, बैंडविड्थ कम होती जाएगी। तो यानी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट बनने वाली है उस करंट के थ्रू में इसकी बैंडविड्थ को अगर कम करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सर्किट की क्वालिटी ज्यादा है, रेजोनेंस में ज्यादा हाई करंट दे रहा है। तो क्यू फैक्टर का एक डेफिनेशन ये भी बनता है यहाँ पर, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू inversely to bandwidth and directly to resonating angular frequency. This ratio is called Q factor. 1/√LC beta R by L. So this becomes 1/R √L/C. क्या हो गया? लिख दिया मैंने। अबे यार हार पा गए, कुछ भी करा रहे हो तो तुम क्या? मेरे पास तो एक उंगली है ये, मेरा और तो Q factor is 1/R √L/C। देखो Q factor ये वाला वहां से ही बनेगा इसका। अगर आप Q factor इसके थ्रू निकालते हो तो 10/5, तो एट रेजोनेंस XL नॉट अपॉन R या फिर एट रेजोनेंस XC नॉट अपॉन R, देखो बनेगा इससे भी वापस। तो रेजोनेंस का एक्सेल क्या आएगा बोलो? एक्सेल बोले तो एल ओमेगा, तो L इंटू 1/√LC अपॉन R।
तो ये क्या बन गया, 1/r अंडर डेल बाय सी बन गया। देखो यहाँ से ही बनेगा, XC नॉट क्या होगा 1/c ओमेगा, यानी 1/रूट LCR। तो ये भी क्या बन रहा है 1/r अंडर रूट, यानी सब जगह से फॉर्मूला सेम ही बनेगा। चल रहा है द Q फैक्टर फॉर LCR सीरीज सर्किट, क्वालिटी फैक्टर। अरे इधर से कौन पूछा था ना कि बैंडविड्थ समझा। अरे हो गया। चलिए अगला हेडिंग है LCR पैरेलल सर्किट। LCR पैरेलल सर्किट। क्या हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम। अब की बात सिमिलर क्वांटिटी है RMS वोल्टेज, तो उसको X पे डाल रहा हूँ। करंट बढ़ रहा है उसको डालते हैं फेज के अकॉर्डिंग। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे तो नीचे आएगा, कैपेसिटर में 90 से आगे, रेजिस्टर में सेम फेज में। तो फिर वही कहानी, अगर IC बड़ा हुआ IL से, IC IL से बड़ा हुआ तो यही फेजर डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। IC माइनस IL IR के साथ 90 डिग्री पर आकर ऐसे देगा नेट RMS करंट, ये कहलाएगा उस वक्त का फेज डिफरेंस। तो ये नेट RMS करंट क्या हो जाएगी अब अंडर रूट ऑफ, मतलब नेट करंट निकालने के लिए भी अंडर रूट और माइनस करने वाले हैं दो करंट।
अगर ओम लगा दे V बाय आर और जरा मजा आएगा न्यूमेरिकल में, V बाय आर, V बाय एक्सी, V बाय एक्सएल, V कॉमन अपॉन में I अपॉन V आर एम एस विल बी 1 अपॉन Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्सी माइनस 1 बाय एक्सएल का, अभी तक सीधे थे तभी जल्दी दिखाते हैं न्यूमेरिकल में, अब तो उल्टे में। मजा आता है ना बढ़िया लिखने का इसको। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, एकदम चौकस चल रहे। और यहाँ अब कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आर एक्सी और एक्सेल का नाम था रिएक्टेंस, वो अपनी आर्म में करंट को इंट्रोड्यूस करने से रिएक्ट करते थे, तो इनका रेसिप्रोकल, भाई आर का रेसिप्रोकल डीसी में कहलाता था कंडक्टेंस, यहाँ कंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस मतलब रोकना, रिएक्ट करना, उसका रेसिप्रोकल मतलब सर्किट में से, मेन सर्किट में से अपनी आर्म में करंट को ससेप्ट करना। तो यहाँ पे नाम आने वाला है ससेप्टेंस, रेजिस्टिव ससेप्टेंस। That is 1 by inductive susceptance, 1 by XL, capacitive susceptance, 1 by XC। Z का नाम था इम्पीडेंस, सोर्स में से ही सर्किट के अंदर करंट को एडमिशन देने से रोकना, सोर्स में से ही सर्किट के अंदर करंट को एडमिट होने से रोकना। तो रेसिप्रोकल ऑफ Z विल बी एडमिशन देना, तो एडमिशन वर्ड से इसका नाम रख दिया एडमिटेंस। और इसका डिनोशन कैपिटल Y है, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एस आर स्क्वायर प्लस एस सी माइनस एस एल का। अरे जोर भाई, दूसरा पार्ट मैं खाली छोड़ूंगा तो क्या तुम भी खाली छोड़ोगे? ऐसे लिखना है। तीसरा पार्ट, एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आईसी और आईएल क्या हो जाएंगे, अरे इक्वल हो जाएंगे। आईसी और आईएल इक्वल हो गए तो यानी V अपॉन एक्सी, V अपॉन एक्सएल इक्वल हो गए, यानी 1 अपॉन एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल, यानी एससी इक्वल टू एसएल, यानी एक्सी इज आल्सो इक्वल टू एक्सएल। नहीं आई। और अब इस सिचुएशन में ये कहेगा कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो जो आई आर में जुड़ने वाला पार्ट था वही खत्म हो गया, यानी अब आई मिनिमम हो गई, यानी दिस टाइम आई वो साइनसॉइडल करंट अपने मैक्सिमा पे नहीं मिनिमम पे जा रही है। इस कारण इन सारी कंडीशंस को बोल देंगे एंटी रेजोनेटिंग कंडीशन, एंटी रेजोनेटिंग कंडीशन, एंड सर्किट इज सेड टू बी एंटी रेजोनेटिंग सर्किट। तो सीरीज सर्किट को वहां कहा था अपन ने रेजोनेटिंग सर्किट, पहले कहलाता है एंटी रेजोनेटिंग सर्किट। क्यों? बिकॉज आई बिकम्स मिनिमम, पूरा का पूरा आई रेजिस्टर आर्म को चले जाता है आई आर को, तो पर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू एंटी रेजोनेटिंग कंडीशन फिर से वही आएगी जो रेजोनेंस में आई थी। और एक्स इक्वल टू एक्सएल से जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू का फॉर्मेट तो वही आएगा ना 1 बाय, बस फर्क इतना है कि ये फ्रीक्वेंसी जब सीरीज को देते हैं तो करंट को मैक्सिमम करती है, पैरेलल को देते हैं तो करंट को मिनिमम करती है। पैरेलल में ये वाली फ्रीक्वेंसी करंट को क्या करवा रही है, मिनिमाइज, सीरीज में यही वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमाइज, तो वहां नाम रख दिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ नाम रख दिया एंटी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अरे चल में वाला पार्ट आप समझा सकते हो क्या होता है वहाँ पे? बस नाम है बेटा, नाम
कुछ नहीं रख रहा, नाम ये उसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली वो क्या कर रहा है भाई, रिएक्टर का काम था अपनी आर्म में करंट को आने से रोकना, रिएक्ट करवाना। तो यानी उसका रेसिप्रोकल अपने आर्म में करंट, मेन सर्किट की करंट को अपने अंदर ससेप्ट करवाएगा, हाँ, इसलिए ससेप्टेंस रखी है। जैसे वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पड़ी थी, हाँ। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कैपेसिटर में, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर मैग्नेटिक में पड़ी थी। तो ये करंट की ससेप्टिबिलिटी कर रहा है। और एडमिटेंस मतलब मेन सर्किट से, सोर्स से निकल करंट को अपने सर्किट में एडमिशन दिलवाना। देखा जाए तो बीटेक में जाके बस यही चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब कुछ है और ज्यादा होता ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ यही है। अरे हर जगह एसी फ्लो हो रहा है, डीसी तो है ही नहीं, और डीसी के चैप्टर बड़े हैं और एसी का छक्के में निपटा दिया कर दिया। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली तो वो यहाँ से आगे शुरू करेगा स्टडी। ब्रांच कोई सी भी मिल जाए खुल जाए। जॉब अच्छे नहीं मिलते हैं, वैसे नहीं है अभी आजकल अवेलेबल इतने जॉब मार्केट में। जैसा पहले था ना, 4 IITians का पैसा 4 रहा नहीं। तो मैं जब अभी दिल्ली गया था कन्वोकेशन में, तो ज्यादातर बच्चों के ग्रुप्स में इसी बात चल रही है, हाँ यार फेंक इसको डिग्री को, दे आर हेटिंग द डिग्री। और फिर एक दो जगह तो मैंने समझाया खड़े होके, बड़ा ये आप फाड़ के फिर तो ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका जॉब आपकी डिग्री की बेसिस पे नहीं, आपने इंटरव्यू दिए, 2 रिटर्न टेस्ट दी, और सारा आपकी कोर ब्रांच से नहीं किसी और चीज से लगा आपका जॉब, इसलिए आप बोल रहे हो कि इस डिग्री का क्या मतलब। पर इस डिग्री का ये मतलब था कि तेरे को चांस मिला वो इंटरव्यू देने के लिए, जो किसी और कॉलेज में होता तो तेरे को मिलना ही नहीं चांस। नहीं समझ में आई? कैंपस का ये महत्व होता है। उसको नफरत करो यार, इस डिग्री का क्या रखा है, कुछ भी नहीं हुआ इसके थ्रू तो हमारा। जो हुआ उसी के थ्रू हुआ। कंपनी आई आपके कैंपस में, आपको इंटरव्यू दिया, आपको उठा के लेके गई, भले कम कीमत से पर लेके गई। अब है ही नहीं जॉब तो क्या करेंगे ना मार्केट में। छोटे छोटे कंपनीज भी मजे ले रहे हैं, कम कीमत पे IITians उठा के ले जाते हैं। उनकी कंपनी के तो बारे में आ रहे होंगे ना, क्योंकि IITian का दिमाग एक IITian का होता है, वो किसी भी जगह ना किसी भी कंपनी को अच्छे से चला सकता है। तो उनकी तो ना चेक जाती लपक के। सभी भी होते हैं IITian, बस कैसी भी चीज वो थॉट लगा के उसको सॉल्व करके दे देगी, सोच समझ के कहीं ना कहीं सॉल्यूशन
निकाल देते हैं। एडमिटेंस, ADMITTANCE। मैंने बोला था कि एसी सर्किट बोला है, सिंबल एसी का है, और अगर नीचे सिंगल एक वोल्टेज लिखा हुआ है 200 वोल्ट, तो वो तो आरएमएस होता है ना, लिखा ना सिंगल वोल्टेज सिंगल करंट को ऑलवेज आरएमएस। नहीं क्वेश्चन में अच्छा उन्होंने आरएमएस नहीं दी थी और फिर उन्होंने डायरेक्ट यूज कर दिया कि इनका जो आरएमएस होगा अरे वो तो अपन नहीं पढ़ा था ना, क्लास में क्या था एक वाला लास्ट टाइम कि वो पिक वैल्यू लिखा था, पर उसका सॉल्यूशन किसके थ्रू आया था, उसको आरएमएस मानने के बाद। तो गलत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अपन नहीं लिया था वो क्लास में लास्ट टाइम। लिख लिए? चलो स्टार्ट करो, पेज 161 पर आओ। नहीं, अपने लिए थे ना फर्स्ट सेकंड, हाँ फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं, थर्ड करो, थर्ड पेज 161 थर्ड और सेकंड लिए थे लास्ट टाइम। तुम्हारी क्लास में हुआ है कि किसी और क्लास तुम्हारी क्लास में हुआ? अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हारी क्लास में हुआ है, देखो अच्छा ठीक है, स्टार्ट करो, थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों, पहले थर्ड करो। 161 पेज, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। जो इस कॉलम को करके दिखाएगा शाबाशी दो।
उसके पास आकर उसकी पीठ को थपथपाऊंगा जोर जोर से। तो फिर अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं हुआ और रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दिया, सिर्फ LC पैरेलल में हुआ, तो फिर वो ओपन सर्किट हो जाएगा। हाँ, बस एलसी के बीच में चार्ज ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट। हाँ, तो करंट पहुंचेगी। का समझ रहे हो थर्ड बड़े होगा। मतलब कारण भी पता है कि क्यों ऊपर क्यों। तो यहाँ के बच्चे नीचे क्यों गए? चलो, जिनका थर्ड नहीं हुआ, the instantaneous voltages at 3 terminals are marked. X पे दी है V0 sin ओमेगा t, Y टर्मिनल पे है V0 sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय 3, और Z पे दी है V0 sin 4 पाई बाय 3। और फिर बोला है the readings of the voltmeter। तो 3 ऑप्शन V X Y के बीच का है। तो इसका मतलब यूं मत सोचना कि सिर्फ X और Y के साथ ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस का भी है। तो यानी अपने को हर दो टर्मिनल के बीच में सॉल्व करके देखना पड़ेगा, नहीं चलता है। तो
आरएमएस वैल्यू निकालना है। अरे जॉन भाई, तो भाई या तो आरएमएस का जो अपन ने फॉर्मूला बनाया था वो लगाओ, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 1/t इंटीग्रल 0 to t VXY स्क्वायर dt। अरे ऐसा करें, अरे बनाया था, मतलब जब VXY के बीच का निकालोगे, या फिर शॉर्टकट में वैसा करो ना, फेजर से। भाई अगर यहाँ पर आप डालते हो x की आरएमएस वैल्यू V0/√2 और x की है, तो y की चली जाएगी 2π/3, बोले तो कितना एंगल होता है 120, तो वो इधर आ जाएगी, वो भी V0/√2 है। z की चली जाएगी 4π/3, यानी 120 का आगे और 120 होगी, तो इधर कहीं आ जाएगी, पर वो भी V0/√2 ही होगी। अरे चल भाई, कोई दिक्कत, तो पहले x और y में करोगे तो bx माइनस by, तो पहले इसका रिवर्स करो, और इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है इनका, एडिशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा ये 60 V0/√2 और माइनस V0/√2 60 डिग्री पर है, तो वो आंसर कितना हो जाएगा √3 टाइम्स V0/√2। नहीं आई। फिर इसके बीच में करो, ये कौन है y और ये कौन है z, तो इसे भी आप जब नेगेटिव करोगे इधर लाकर, तो इनके बीच में एंगल क्या आ जाएगा, अरे 60 आ जाएगा, तो उनका आंसर भी क्या आ जाएगा √3 V0/√2। अगर इन दोनों के बीच में करोगे, इसे रिवर्स किया माइनस V0/√2, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, तो वो आंसर भी √3 टाइम्स, यानी किन्हीं भी दो के बीच में करो √3 टाइम्स V0/√2 ही आएगा, यानी एक तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया, और x और y के बीच में कहाँ लिखा √3 टाइम्स V0, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे चल भाई, कोनो दिक्कत, चलिए सेकंड पे जाओ सब लोग, सेकंड भी हो गया, वेरी गुड। फर्स्ट भी कर दो, फिर फर्स्ट से क्या बेगा, फर्स्ट भी कर दो।
सेकंड भी हो गया, सॉरी फर्स्ट सेकंड सबका हुआ। अरे सेकंड लेना है किसी को बोर्ड पर।
सब लोग फर्स्ट पे ही अटके हैं कि कुछ लोग अभी सेकंड पे ही हैं? फर्स्ट। चलो इधर आ जाओ, बंद करो इधर देखते हैं, बंद करो इधर देखते हैं। C इक्वल टू 0 पर B की तरफ कनेक्टेड था ये, वहाँ AC से I इक्वल टू 1 cos 500t करंट फ्लो हुई इस डायरेक्शन में, पर ये है। तो राजू ये प्रॉब्लम हो गई AC थ्रू कैपेसिटर, उसमें पहले पता कर लो टाइम पीरियड क्या है।
टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी, टी 2 पाई बाय ओमेगा, यानी ये टाइम पीरियड कितना हुआ? एक मिनट, उन्होंने ओमेगा के फॉर्म में लिखा ना, हाँ तो ओमेगा ओमेगा नहीं, और 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड है इसका, यानी पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने वाला है। ये चलता है क्लॉकवाइज से करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक होने लगेगी, यानी वापस से डिस्चार्ज होगा ना। अरे पहले इधर से चार्ज होगा, इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, फिर हाफ टाइम के बाद जैसे करंट आएगी तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगी ना। नहीं आई, अब उन्होंने जो बोला है टाइम क्या दिया है 7 पाई बाय 6 ओमेगा, ये वाला टाइम है, और फिर उसको B से D की तरफ स्विच कर दिया यहाँ पर। समझा? तो 7 पाई बाय 6 ओमेगा, पाई बाय ओमेगा से क्या है, पाई बाय ओमेगा मतलब 6 पाई बाय 6 ओमेगा, अरे बड़ा है, यानी आधा टाइम हो चुका है, पर 2 पाई बाय ओमेगा से क्या है 12, ये 12 पाई बाय 6 ओमेगा है, तो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, चल रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हुआ उस टाइम पर, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है, यानी तब भी ये चार्ज कुछ बचेगा यहाँ पर, नहीं आया, तब भी कुछ ना कुछ चार्ज बचेगा राजू। तो पहले तो ये पता करो ये इसको चार्ज कितना दे देगा T/2 टाइम में। सर वी आई दिया अपने को, अपन आई से भी निकाल सकते हैं पाई/2 माइनस करके। नहीं, इसलिए चार्ज ही पता करो ना। तो ऐसे ही मालूम पड़ेगा, मतलब अपने को I = I0 cos ओमेगा टी दिया, चार्ज भी तो निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट। नहीं तो का चार्ज तो साइन 500 इंटू पाई बाय हाँ, अपने को पहले पीक वैल्यू पे जाना पड़ेगा। तो टाइम कितना होगा इसका 5/2 ओमेगा तो पड़ जाएगा इसका। वन बाय 500 कुछ मिलीज के डाटा है ना, अपन पहले इसको मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 10 पावर -3 और यहाँ 10 पावर 3 लगा देते हैं, तो वो आएगा 2 इंटू 10 पावर -3 कूलम। अरे होगा ये जल बैक पर अपने को 7 पाई बाय 6 ओमेगा टाइम पे चाहिए ना, निकालना क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, ऑप्शन में से करना है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t = 7 पाई बाय 6 ओमेगा
तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t इक्वल टू 6π/6 ओमेगा। नहीं, उस समय तो वो एंटीक्लॉक हो गई ना, जस्ट बिफोर, यानी वो भी गया। C, immediately after A is connected to D, the current in R, immediately after A is connected to D, current in R, ये हो गया आरसी सर्किट। पर इमीडिएट जस्ट t इक्वल टू 0 का आरसी सर्किट है, तो t इक्वल टू 0 पर आरसी सर्किट में करंट कितनी होगी? डीसी करंट। एक मिनट पहले जरा डी ऑप्शन भी निकाल लो। डी तो करेक्ट होगा ही। एक साइकिल में जितना होगा हाफ साइकिल। नहीं, वो क्या हो रहा है कि जब करंट एक डायरेक्शन बढ़ेगी उसी समय उसका मैक्सिमम चार्ज होगा, फिर करंट वापस क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली। डायरेक्शन चेंज थोड़ी होगी। हाँ, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। एरिया अंडर आईटी तो बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है। सुनो ना, और उसके बाद इसका टाइम कितना होगा? सुनो सब लोग, ये क्या बोला अभी सर? आप 5/2 ओमेगा टाइम के लिए क्यों निकाल रहे हो? लाइक दिस भाई, मैक्सिमम चार्ज पूछा है, तो ये तो तय था कि मैक्सिमम चार्ज अगर ऐसा ग्राफ होता अपना करंट का, तो मैक्सिमम चार्ज इस वाले पार्ट पे स्टोर होता, तो हम इसी के एरिया के ऊपर बात करते हैं, और ये टाइम होता t/2 होता। पर ये जो ग्राफ है वो है I इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का, तो ये आई ग्राफ यहां से शुरू ही नहीं हो रहा है ना, ये आई ग्राफ तो यहां से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम चार्ज फिर इस वाले पार्ट पे आएगा ना, और ये टाइम होगा t/2, इसलिए t/4 लिया। t था 2π ओमेगा बाय 4π/2 ओमेगा, क्योंकि ये पार्ट ही कौन सा था? कोसाइन ग्राफ का। पर अब सी पार्ट के ऊपर बात करनी है, करंट के ऊपर, वो हो गया है आरसी सर्किट। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर चार्ज करेगा, तो सिर्फ आरसी सर्किट को अगर देखते हैं अपन, जैसा अपन लोगों ने पढ़ा है, और डीसी सोर्स जब होता है तो उसमें स्टैंडर्ड जब अपन चार्जिंग शुरू होती थी इसकी, तब अपना फॉर्मूला था Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस 3/RC, और ये थी, तो करंट होती थी Q0 इंटू 1/RC पावर माइनस 3/RC, यानी I होता था Q0/RC पावर माइनस 3/RC। अरे होता था नहीं, ध्यान आया? अब पूछा है इनिशियल, तो t इक्वल टू 0, यानी I विल बी इक्वल टू Q0/RC,
अरे होगा। अब Q नॉट क्या है? वो डिस्चार्ज और डाटा अभी जितना बचा हुआ है वो अब क्या लफड़ा है? इसके पास ऑलरेडी उस समय थोड़ा सा चार्ज है और एनोड भी उसी डायरेक्शन चार्ज देने वाला कर देगा, तो क्योंकि वही वाला प्लस बचा है उधर वाला ही। तो चार्ज का